हेलो बच्चों, नमस्कार। कल के व्याख्यान में हमने हिंदी साहित्य के बीए पार्ट सेकंड के पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों की चर्चा की थी। वह व्याख्यान भाग 1 था। आज रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों से संबंधित हम व्याख्यान भाग 2 के अंतर्गत इसकी जो अन्य प्रवृत्तियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान में मैंने रीतिकालीन साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत आचार्यत्व या रीति की प्रवृत्ति का विवेचन किया, श्रृंगारिकता और श्रृंगारिकता के अतिरिक्त भक्ति और वैराग्य के चित्रण से संबंधित आपको अध्ययन करवाया गया था। आज हम अन्य प्रवृत्तियों में सबसे पहले रीतिकालीन साहित्य की अलंकारिकता की चर्चा करेंगे। रीति काव्य की जो प्रधान प्रवृत्ति है काव्य की, वह अलंकारिकता की है। चाहे किसी भी कवि को हम उठाकर देख लें तो वह अलंकारिकता के मोह से छुटकारा नहीं पा पाया। उसका कारण यह है कि वह युग प्रदर्शन का युग था, चमत्कार का युग था और रसिकता प्रधान उस युग में जन सामान्य की जो मनोवृत्ति थी वह भी कुछ इस तरह की बन गई थी कि वह भी विलासी राज दरबारी वातावरण से अलग नहीं हट पाया। और कवि के लिए, फिर विलासी राज दरबार के लिए और सामान्य जनता के लिए जो उक्ति चमत्कार था वही एकमात्र सहारा रह गया था। उक्ति चमत्कार के द्वारा पाठक या श्रोता के मन को आकृष्ट कर लेना ही एक प्रकार से उनका लक्ष्य हो गया था। उस काल में अलंकार शास्त्र के जितने भी नियम हैं या जितने भी अलंकारों की जो प्रवृत्ति है वह हमें देखने को मिल जाती है। उस काल के साहित्य में अलंकारिकता की इस प्रवृत्ति के कारण से कई विद्वान तो इसको अलंकार काल नाम से भी अभिहित कर देते हैं, किंतु यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा क्योंकि इससे काव्य के जो अन्य विविध अंग है वह छूट जाएंगे। लेकिन यह तथ्य बिल्कुल अपने आप में सही है कि अपने काव्य को कृत्रिम भड़कीले रंगों में रंगने के लिए अलंकार शास्त्र के अनुसार कविता कामिनी को सांचे में हर कवि के द्वारा ढाला गया था। रीतिकाल के प्रत्येक कवि ने काव्य में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का विधान, रूप सादृश्यमूलक, धर्म एवं प्रभाव सादृश्यमूलक विधान का अधिक से अधिक प्रयोग किया। इस काल में जो चमत्कार मूलक अलंकार है उनका प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिला, चाहे वह यमक हो, रूपक हो, अनुप्रास हो, श्लेष हो आदि, या संभावना मूलक हो, उत्प्रेक्षा हो, इनका सर्वाधिक प्रयोग कवियों के द्वारा किया गया। अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना तो एक प्रकार से ऐसा लगता था कि उस काल में कवि को सम्मान मिलना ही बहुत कठिन था। इसलिए मर पचकर भी अलंकारों का प्रयोग करना कवि के लिए आवश्यक था। लेकिन इसी का यह परिणाम हुआ कि इस काल में इस काव्य की जो आत्मा है वो भाव तत्व बहुत कुछ दब गया है। अलंकारों के चमत्कारों में यह जो भाव तत्व है वह बहुत पीछे छूट गया और रूप रसिक कवियों की नज़रें केवल नायक नायिका के अंगों या नायिका के जो जितने भी प्रेम के हाव भाव विभिन्न चेष्टाएं उन पर ही केंद्रित रह गई थी। नायिका की तरह कविता भी ऐसा लगता है कि वह आभूषणों से लद गई, पूरी तरीके से वह आभूषणों से लदी हुई दिखाई देती है। बिहारी और केशव ने तो इसी चमत्कार के मोह में ऐसे हास्यास्पद और ऊहात्मक प्रयोग भी कर दिए हैं जो दूसरे कवियों के द्वारा कम देखने को मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के एक दोहे क्या व्यंग्यात्मक अर्थ में उन्होंने विवेचन करते हुए कहा है कि ऐसे हास्यास्पद और ऊहात्मक प्रयोग किए गए हैं कि कदाचित आचार्य शुक्ल ने इसी कारण इस अतिरंजना को देखकर उनकी सांसों के हिंडोले में झूलने वाली नायिका को घड़ी के पेंडुलम तक की संज्ञा देनी पड़ी उनको। केशव ने तो वन मार्ग में जाते हुए राम को उल्लू तक की उपमा दे डाली। तो कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि रीतिकाल में अलंकारों का इतना जमकर वर्णन हुआ है कि यह अलंकार काल तक नाम से इसको विद्वानों ने पुकारना पड़ गया था। अगले
प्रवृत्ति के अंतर्गत अब हम नारी चित्रण को देखते हैं। रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति है नारी का चित्रण। रीतिकालीन कवि नारी के कुछ कटाक्ष के महीन से महीन विलासात्मक रंगीले और भड़कीले चित्र उतारकर अपने स्वामी के गहरे मानसिक विषाद को दूर करने में सदैव प्रयत्नशील रहते थे। डॉक्टर नगेंद्र ने ठीक ही कहा है कि रीति काव्य है वह आध्यात्मिक तो है ही नहीं, परंतु वस्तु रूप में वह भौतिक भी नहीं है। न तो उसमें आत्मा की अतल जिज्ञासा है और न प्रकृति की दृढ़ कठोरता। वह तो जैसे जीवन का एक विराम स्थल है जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से श्रांत होकर मानव नारी की मधुर अंचल छाया में बैठकर अपने दुखों पराभवों को भूल जाता है। नगेंद्र जी का यह कहना बिल्कुल ठीक ही है। पूरी तरीके से नारी के आश्रय स्थल के चारों ओर अपनी कविता कामिनी का सृजन करना ही इन कवियों का जैसे उद्देश्य रह गया था, और विशेष रूप से रीतिबद्ध कवियों का। रीतिबद्ध कवियों के द्वारा नारी के सामाजिक जीवन के महत्व को तो बिल्कुल भूल ही गए ऐसा लगता है। उसका उद्घाटन वे बिल्कुल नहीं कर पाए। उनके सामने नारी केवल एक ही रूप में थी और वह थी वह विलासनी रूप में। वह नारी के अन्य जितने भी रूप हैं रीतिकाल के कवियों के द्वारा वर्णन नहीं किया गया, चाहे वह उसका गृहिणी रूप हो, जननी रूप हो, देवा रूप हो या भगिनी रूप के रूप में उसका वर्णन हो। उसके केवल अंग प्रत्यंग की शोभा, वर्णन, हाव भाव, विलास की चेष्टाओं का वर्णन करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया था। पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि शारीरिक सौंदर्य पर ही कवि रीझता रहा है। हद तो तब हो गई थी जब कवि की नारी प्रांगण में लाल के द्वारा उड़ाए हुए पतंग की छाया को ही स्पर्श करना चाहती है, और कदाचित अपने पुत्र की हथेली को भी इसलिए स्पर्श करती है कि उसमें भी उसको अपने प्रीतम का प्रतिबिंब मिलता है। पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि उनका खाना पीना, ओढ़ना, बिछोना, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से वह नारी सौंदर्य के इर्द गिर्द ही रह गया था। इसी कारण से रीतिकाल को अधिकांश विद्वान जो हैं वह कहीं उसको हे दृष्टिकोण से भी देखने लग जाते हैं। पूर्व के इस विशेषताओं के अतिरिक्त जो रीतिकाल की अन्य विशेषताएं हैं उसमें हम उसके प्रकृति चित्रण को भी देखना चाहेंगे। रीतिकाल के कवियों ने प्रकृति का आश्रय या स्वतंत्र रूप से जो चित्रण है वह बहुत कम किया है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में ही अधिक किया है। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण उन्होंने परंपरागत युक्त वर्णन के रूप में ही किया है। प्रकृति का चित्रण नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल किया गया है। यद्यपि इस परंपरा के कवियों ने षट ऋतु व बारहमासा शीर्षक से भी स्वतंत्र जो काव्य ग्रंथ हैं उसकी रचना की है, किंतु फिर भी यह आश्चर्य का विषय कहा जा सकता है कि प्रकृति का चित्रण स्वतंत्र रूप में हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। इस रीतिकालीन जो काव्य में प्रकृति है वह ऋतुओं को श्रृंगार रस की पृष्ठभूमि के रूप में, या एक प्रकार से हम शास्त्रीय परिभाषा में कहें तो उस रूप में ही केवल उसको उद्दीपन रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति के जो विभिन्न अंगों में उनकी दृष्टि है विशेषतः ऋतु वर्णन में, वह एकमात्र उनको काम वासना या कामोद्दीपक वैभव चित्रण पर ही उनकी टिकी हुई रही है। पूरा का पूरा प्रकृति चित्रण, या जैसे चाहे बसंत का चित्रण मान लीजिए, तो वह उसमें भी मादकता का वैभव, नायक नायिका के हृदय के रस विभल का चित्रण वही देखने को मिलता है। प्रकृति का जो एक ऐसा वर्णन जिससे मनुष्य पूरी तरीके से अपने प्रकृति से आह्लादित हो जावे, वैसा वर्णन इस काल में देखने को हमें नहीं मिलता है। सुखपूर्ण जो दिवस थे उसमें मानव जो है अपने संतप्त हृदय को त्राण पाने के लिए एक प्रकार से उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया है। उदाहरण के रूप में पद्माकर की जो ये पंक्ति है, सांझ के झलोने घन अंबुज सुरगन सो, कैसे के अनंग अंग अंगिनी सताऊ तो। आधुनिक युगीन जो आलोचक है, जो प्रकृति के उसके मूल रूप में के लिए देखने के यदि जो अभ्यस्त होते हैं, यानी प्रकृति का जो मूल रूप है उसको हम यदि किसी काव्य में देखना चाहें तो हमें रीतिकाल में देखने को नहीं मिलेगा।
और क्योंकि रीतिकाल में प्रकृति के जितने भी चित्र हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। और यदि काव्य के उद्देश्य के वस्तुओं का यथातथ्य वर्णन करना हो तो हम रीतिकाल में प्रकृति चित्रण देख सकते हैं। अगले विशेषता के अंतर्गत हम कह सकते हैं वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकालीन जितने भी कवि हैं उनके काव्य में एक जो प्रमुख प्रवृत्ति मिलती है वह है कि अपने शासक वर्ग जो है, जो सामंत लोग जिनके अंतर्गत वे अपना काव्य सृजन करते थे, उनकी प्रशंसा करना और अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना, वह भी उनका एकमात्र ध्येय या उद्देश्य कहा जा सकता है। उनकी जो प्रशंसा की प्रवृत्ति है उसके मूल में मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि पूरी तरीके से उनकी आजीविका वह राज दरबारों पर टिकी हुई थी। इसलिए अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, उनके नाम से उनके ग्रंथों का निर्माण करना, ऐसा लगता है उनका एकमात्र ध्येय रह गया था। उदाहरण के रूप में हम देखें तो आश्रयदाताओं के जीवन चरित्र को लेकर ही कई खंड काव्य हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे केशव की जहांगीर जस चंद्रिका रत्नावली, पद्माकर की हिम्मत बहादुर विरदावली आदि। ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक इतिवृत्तों को लेकर भी देखें तो पूरी तरीके से यदि थोड़ा बहुत वीर रसात्मक काव्य भी मिलता है तो वह भी अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के रूप में ही हमें देखने को मिलता है। उसका कारण भी है कि वह युग ही इस तरह का था कि उसमें उनको अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अतिरिक्त सामान्य जन की वे चर्चा कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका दरबार में टिके रहने के लिए या उनके लिए आवश्यक था। अब यदि हम रीतिकालीन काव्य के कला पक्ष की चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे सामने शैली का प्रश्न आता है। सामान्यतः इस परंपरा के काव्य ग्रंथों में मुक्तक शैली का ही प्रयोग हुआ है। देखिए, यह बहुत विचारणीय बात है हमारे सामने कि भक्ति युग में प्रबंध एवं गीति शैली का प्रचलन था, किंतु रीतिकाल के कवियों ने इसका तिरस्कार क्यों किया और मुक्तक को क्यों अपनाया। इसके मूल में यदि हम देखें तो एकमात्र जो कारण मुझे नज़र आता वह है कि पूरी तरीके से शासकों व नरेशों के यहाँ अपनी आजीविका या एक प्रकार से उनको प्रशय पाना था। इस कारण से यह मुक्तक की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। और दूसरा एक कारण जो मैं समझता हूँ यह कि फारसी कविता जो थी वह भी मुक्तक शैली में अधिक लिखी गई, और फारसी कविता की मुक्तक शैली का प्रभाव भी इस रीतिकालीन कवियों पर अधिक पड़ा था। प्रारंभ में यदि हम देखें तो चारण भाटों में भी मुक्तक शैली का प्रचार अधिक था। इस कारण जो अकबर के दरबार में थे अधिकांशतः, चाहे वह नरहरि बंदीजन जैसे भाट थे, तो उसका प्रभाव भी रीतिकाल की इस शैली में हमें देखने को मिलता है। अब यदि हम इसके कला पक्ष की के अंतर्गत भाषा की चर्चा करें तो वह है कि इस काल में मूल रूप से जो भाषा का प्रयोग हुआ है वह इससे पूर्व हमें पूर्व की जो भाषा उसका एक चित्रण हमारे सामने आवश्यक हो जाता है। ब्रज भाषा की जो प्रतिष्ठा थी साहित्य के क्षेत्र में, जो कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा पहले भक्ति काल में स्थापित की गई थी, इन कवियों के द्वारा एक प्रकार से उस ब्रज भाषा का विकास और अधिक ही किया गया। जितने भी लाक्षणिक प्रयोग हैं, स्वाभाविक अलंकरण हैं, भावपक्ष की जो कोमलता है या सरसता है, वह ब्रज भाषा में ही व्यक्त हो सकती थी। और रीतिकाल पूरी तरीके से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह लावण्य युक्त या कामिनी कौशल को व्यक्त करने वाला काव्य रहा है, तो उनके लिए ब्रज भाषा ही ज़्यादा अधिक अनुकूल जान पड़ी थी। रीति काव्य के रचयिता चाहे वो सफल आचार्य भले ही ना बन पाए हो, किंतु उन्होंने अपने इतना जो भाषा का अभ्यास किया था, उसकी जो सूक्ष्म जानकारी थी, उसका प्रयोग उन्होंने काव्य में बहुत शानदार ढंग से किया था। इस काल में यदि हम देखें तो वीर रस से संबंधित जो ग्रंथ हैं वह भी हमें बहुत कुछ मिल जाते हैं। हम यदि वीर रस के ग्रंथों की चर्चा करें तो औरंगजेब के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे हिंदू जनता पर अकथनीय, उसका परिणाम स्वरूप भूषण के द्वारा जो शिवाजी की वंदना या अन्य जो सिख काव्य उसमें गुरु गोविंद सिंह या आदि की वंदना, छत्रसाल की वंदना, वे सब संदेश स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किए थे। और इसी का कारण है कि इस काल में हमें बहुत अधिक वीर रस की कविता भी देखने को मिल जाती है। इन जो भी कवि हैं वीर रस के,
चाहे वो छत्रछाल हो, चाहे वो भूषण हो, तो उन कवियों ने वीर रस के सभी भेदों, युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर, धर्म वीर आदि का एक प्रकार से सफलतापूर्वक अंकन किया था। रीतिकाल के कवियों ने अपनी अनुभूति को जो ब्रज भाषा में अभिव्यक्त की थी, उसके संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है कि भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिसमें माधुर्य नहीं हो। तो कहने का आशय है कि इस काल में जो माधुर्य गुण की प्रवृत्ति है हमारे काव्य गुणों में, वह सर्वाधिक देखने को मिलती है। वर्ण मैत्री, अनुपास्त्रव, ध्वन्यात्मकता, शब्द गति, शब्द शोधन, व्यंग्य आदि की विशेषता रीतिकाल में हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है और ब्रज भाषा में विशेष माधुर्य और प्रांजलता का समावेश भी देखने को मिलता है। अंत में हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में रीति की प्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य विविध मुखी साहित्य भी देखने को मिलता है और वह विविध मुखी साहित्य ज्ञान संग्रह के रूप में भी हमारे सामने नजर आता है, जिसमें ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, काम शास्त्र, राजनीति, पाक शास्त्र, सुरापान, संगीत शास्त्र आदि सभी का निरूपण देखने को मिल जाता है। जो लोग यह कहते हैं कि इसमें केवल रीति की प्रवृत्ति का निरूपण है, यह कहना गलत है। अन्य जितनी भी शास्त्र है उनके संबंधित ग्रंथ भी रीतिकाल में हमें देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि श्रृंगार इसका मुख्य विषय रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप इस काल में श्रृंगार की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। रीतिकाल के निष्कर्ष के रूप में यदि हम देखें तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि रीति कवि के रचयिता यौवन और वसंत के कवि रहे थे और जीवन का फलता फूलता हुआ मधुर रूप ही उन्हें अधिक प्रिय था। पतझड़, संघर्ष और विनाश संभवतः जीवन के इतने घोर रूप में विद्यमान थे कि कवि काव्य में उतारकर निराशा और उदासीनता की भावना को जनता में जगाना नहीं चाहता था। इसी कारण से उसमें माधुर्य गुण की प्रवृत्ति, श्रृंगार की प्रवृत्ति, अलंकारिकता की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। अंत में हम रीतिकालीन साहित्य की विशेषता के संबंध में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों के आधार पर इस अध्याय का समाप्त करना चाहेंगे। उन्हीं के शब्दों में मैं आपको कह रहा हूँ, हिंदी में ये पहले कवि थे जिन्होंने कला को शुद्ध कला के रूप में देखा, सौंदर्य की साधना को ही अपने कर्तव्य का चरम लक्ष्य स्वीकार किया था। धन्यवाद।